हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो साइंस के प्रश्न लिया है वह सभी आपका बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ केमिस्ट्री के प्रश्न करवाएंगे साइंस में, कुछ आपको बायोलॉजी के प्रश्न करवाएंगे। इसके पहले हमने जो है वह फिजिक्स के सभी प्रश्नों को करवा दिया है और केमिस्ट्री के भी बहुत से प्रश्नों को करवाया है। तो अगर आप उन सभी वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। अभी दोस्तों, हम साइंस में जितने भी आपके टीआरई 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, उसमें जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को हम करवा रहे हैं। उसका फायदा दोस्तों यह होगा कि अगर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी में क्या होता है कि बहुत से प्रश्न आपके रिपीट होते हैं या रिपीट नहीं होते, तो सेम उसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो जिससे आप जो है कि आसानी से प्रश्नों को हल कर लेंगे और आपको इसको अच्छा स्कोर करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर जो है कि हमारा आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि कौन सा तरल है जो कि बिजली का कुचालक है। नमकीन पानी, संतरे का रस या नींबू का रस। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम सही आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो आपका नमकीन पानी दिया गया, संतरे का रस दिया गया है और नींबू रस दिया गया है, यह सभी जो है कि बिजली के सुचालक है। तो इसलिए यह तीनों में से कोई भी आंसर नहीं होगा। तो इसलिए डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा कि यह जो है कि उपयुक्त में से कोई नहीं जो है वह सही होगा। वहीं पर दोस्तों, अगर हम बात करें तो जो शुद्ध जल होता है जिसका कि पीएच मान 7 होता है, वह जो है कि आपका बिजली का कुचालक के तौर पर आप यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों, सभी जल जो हम नल से पीते हैं वह सभी जो है कि बिजली के सुचालक होते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका दिया गया है कि बिलियन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन है विलेय का संगठन, विलायक की सांद्रता, विलेय की सांद्रता या विलयन की सांद्रता। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जानते हैं, तो विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। तो इसलिए डी वाला विकल्प आपका सही होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है। तो फाइबर क्या होता है, नायलॉन का होता है, ट्वीड का होता है, टेरिलीन का होता है या केवलर का होता है। तो देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए हम लोग जो पदार्थ का उपयोग करते हैं वह जो फाइबर होता है वह केवलर का होता है। जी हाँ दोस्तों, केवलर का होता है। केवलर जो होता है वह आपका एक कृत्रिम रेशा होता है, यह गर्मी का प्रतिरोधी होता है। केवलर मुख्यतः जो है वह पॉलीएमाइड का एक कृत्रिम बहुलक है जिसमें एमाइड समूहों को पैरोफेनिलीन समूहों द्वारा अलग किया जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 है। तो ऑक्टेन संख्या आपकी पूछी गई है, किसका ऑक्टेन संख्या 0 है। ऑप्शन है आइसो ऑक्टेन, नियो ऑक्टेन, एन ऑक्टेन। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो है कि इनमें से कोई भी आंसर नहीं दिया गया है, तो इसलिए ई वाला विकल्प होगा। क्योंकि दोस्तों, जो है पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त करने वाला अंक ऑक्टेन संख्या कहलाता है और पेट्रोल जितना अधिक अच्छा होता है उसकी ऑक्टेन संख्या उतनी ही अच्छी होती है। अतः आइसो ऑक्टेन में ऑक्टेन की संख्या जो है लगभग 100 होती है तथा एन हेप्टेन में ऑक्टेन की जो संख्या है वह 0 होती है। तो इसलिए ई वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। ऑप्शन है सुपोषण जैव आवर्धन, जैव आवर्धन,
जैव संचयन या एक से अधिक या कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा, वह हो जाएगा जैव आवर्धन। जी हाँ दोस्तों, बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि क्रमिक स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को जैव आवर्धन कहा जाता है। जैव आवर्धन खाद्य श्रृंखला में माध्यम में अनिम्नीकरण प्रदूषकों की बढ़ती मात्रा का संचय है। जैव आवर्धन में प्रमुख कारण जो है वह मनोवैज्ञानिक जो है, कृषि कार्बनिक तत्व जो है वह औद्योगिक गतिविधियां आदि हैं। तो इसको आप याद कर सकते हैं। दोस्तों यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हर एक प्रश्न को आप अच्छे से देखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन है जैव आवर्धन, रूपात्मक आवर्धन, तापजनक आवर्धन। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जैविक आवर्धन। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक उच्च पोषी स्तर पर बढ़ती मात्रा में खाद्य श्रृंखला में गैर अपघटनीय कीटनाशकों के संचय को जैव आवर्धन कहते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, कोलीफॉर्म क्या है? जी हाँ दोस्तों, कोलीफॉर्म क्या होते हैं? प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया हैं, या गर्म चश्मों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं, या अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं, या एक से अधिक या कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम कोलीफॉर्म की बात करें तो कोलीफॉर्म जो होते हैं वह प्राणियों के पाचन नाल मुख्य रूप से आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया समूह होते हैं, जिसको कि कोलीफॉर्म बोला जाता है। तो ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि? तो ऐसा क्यों होता है कि जो खाने का डिब्बा होता है उसमें जिंक जो है कि जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है? तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। जी हाँ दोस्तों, टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, इसलिए जो है कि इसमें जो है हम लोग यहाँ पर जिंक का प्रयोग जो है वह करते हैं। तो यहाँ पर जो है कि टिन का प्रयोग करते हैं, जिंक का नहीं। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है वो आपके केमिस्ट्री के प्रश्न खत्म हो गए। अब जो है कि यहाँ से हम बायोलॉजी के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से संरचना से स्पष्ट होता है। तो किसकी संरचना से स्पष्ट होता है कोशिकाओं में अंतर? नाभिक की, एंजाइम की, या कोशिका भित्ति की? तो इसका जो सही आंसर की बात करें तो सही आंसर इसका है वह है कोशिका भित्ति। जी हाँ दोस्तों, सी वाला आंसर सही है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि यदि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवाणुविक निर्मित होंगे? 16, 8, 64 या 256? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका होगा 256। जी हाँ दोस्तों, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है कि 2 भागों में यह विभक्त होता है जो जीवाणु कोशिका है, और जो है कि 120 मिनट में जीवाणु कोशिका में 256 जीवाणुविक निर्मित होगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे की कोशिका लिंगों में लिंग गुणसूत्रों की संख्या है। तो मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 1 जोड़ा, 2 जोड़ा या 3 जोड़ा। तो देखिए अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो है वह है आपका 1 जोड़ा। जी हाँ दोस्तों, ए वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न आपका है कि गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्था होती है। तो गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्था क्या होती है? ऑप्शन है चक्रीय, विसरित या रैखिक। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका जो है वह है रैखिक। जी हाँ दोस्तों, सी वाला आंसर सही है। दोस्तों यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और दोस्तों जो प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं, अगर आप इतना अच्छे से कर लीजिए तो जितना भी हर एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर, तो आपका गारंटी मानिए कि 15 से 20 नंबर का जो है वह जरूर जो है कि आपका इंक्रीज होगा। तो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हम जब तक आपका एग्जाम होगा पूरा प्रीवियस ईयर करवाएंगे। साथ ही में दोस्तों जो आपका अभी सिलेबस है पूरा उसको भी कवर कराएंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है जो है दिया गया है mRNA पद पर विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की आंत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है। तो ऑप्शन है मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड, या म्यूटेड राइबो न्यूक्लिक एसिड, या मॉडिफाइड राइबो न्यूक्लिक एसिड, या निमोनिक राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर जो है वह है मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, mRNA का जो फुल फॉर्म होता है और मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। ऑप्शन है प्लेटलेट, आरबीसी, या लिम्फोसाइट। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वह सही आंसर आपका जो है वह बी है, लिम्फोसाइट। जी हाँ दोस्तों, बी वाला आंसर सही है, लिम्फोसाइट इसका आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है बायोफ्राइटा में बीजाणु मात्र कोशिका होती है। तो बायोफ्राइटा में जो है वह आपका बीजाणु मात्र कोशिका कैसी होती है। ऑप्शन आपका दिया गया है कि अगुणित, या द्विगुणित, या त्रिगुणित। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वह आपका है द्विगुणित। जी हाँ दोस्तों, बायोफ्राइटा में बीजाणु मात्र कोशिका जो है वह द्विगुणित होती है और बीजाणु अगुणित है। और बायोफ्राइटा पौधे का एक समूह है जिसमें संवहनी वाहिकाएं नहीं होती हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलिए देख लेते हैं। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो अगला प्रश्न है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। ऑप्शन है अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, या वसा अम्ल का। तो सही आंसर की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो सही आंसर आपका ग्लूकोज है। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है। ऑप्शन है क्रोमोसोम, आरएनए, या जीन। तो देखिए अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वह हो जाएगा जीन। जी हाँ दोस्तों, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है वही जीन कहलाता है। और जीन प्रत्येक मानव कोशिका के अंदर पाए जाते हैं जिन्हें केवल शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है। ऑप्शन है पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, या प्रोटीन। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर जो है वह आपका हो जाएगा, क्या आंसर आपका हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा पॉलीसेकेराइड। जी हाँ दोस्तों, ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ग्लाइकोजन जो है एक पॉलीसेकेराइड है जो कि ग्लूकोज के कई अणुओं को आपस में जुड़ने से बनता है। और यह जानवरों, कवक एवं बैक्टीरिया के भंडारण द्वारा जो है कि ऊर्जा द्वारा जो है के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही प्रश्न हम शामिल किए हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम पूरा सिलेबस आपका कवर कराएंगे। साथ ही में प्रीवियस ईयर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, उसके अलावा नागरिक शास्त्र हो गया, पर्यावरण हो गया, तो सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम जो है कि वीडियो बनाएंगे और सब पूरा सिलेबस जब तक आपका एग्जाम होगा कवर कराएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। और यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा जो है कि शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।